मारीना संदेश लाइव। स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और एक बार फिर से हमारे बीच में पूर्व चेयरमैन अर्शद जमाल साहब मौजूद हैं। एक सवाल का जवाब दीजिए जी कि अगर कभी आपको किसी बड़े पद का लोभ देके बीजेपी में बुलाया जाए, आप क्या करेंगे? पॉलिटिकल लाभ देखेंगे या बीजेपी की कुनीतियों को देखते? देखिए, बीजेपी पार्टी से कोई हमारा झगड़ा थोड़ा ना यार। बीजेपी पार्टी की जो नीतियां उससे ना झगड़ा है। और जहां तक आप दूसरी पार्टी में जाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी पार्टी में तो मैं तो एक के पार्टी में जन्मा, इसी में हूँ। मैं तो कभी दल बदला ही नहीं, चाहे नफा हो, चाहे नुकसान हो, चाहे घाटा हो, चाहे जीतें चाहे हारें। तो मगर कभी निर्दल चुनाव लड़ने की वजह क्या रही है आपकी? कब निर्दल चुनाव लड़ा? सांसदी वगैरह ना ही हमने सांसदी का समाजवादी पार्टी के सिंबल में 2009 में चुनाव लड़ा था। और जब और निर्दल हम लड़े एक मरतबा चेयरमैन का, जब जीते हम 2009 में, तो पार्टी ने सिंबल नहीं दिया था, तब हम निर्दल लड़े थे। एक मरतबा सभासदी का चुनाव निर्दल लड़े तो पार्टी ने सिंबल नहीं दिया था, तब लड़े हम। लेकिन पार्टी के हम तो भाई वफादार आदमी, आपसे दोस्ती हो जाएगी तो आपसे दोस्ती भी वैसे ही हम निभाएंगे। हमारा नेचर है कि वफादारी और बेबाकी और जालिमों के खिलाफ आवाज़ उठाना, ये हमारा बचपन से मिजाज है। और मैं समझता हूँ ऊपर वाले की मेहरबानी जाए। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को लोग भाजपा का एजेंट कहते हैं, आपकी क्या राय उनके लिए? नहीं, मैंने भी सुना कि बिहार चुनाव में उन्होंने कैंडिडेट लड़ाया, तो इस पर बहुत सारी बात कही, लेकिन मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो लोग भी अपनी पार्टी बना के चलाते हैं, तो चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी ही क्यों ना हो, तो उन्हें अपनी पार्टी को ग्रोथ करने के लिए, अपनी पार्टी की पहचान बनाने के लिए कहीं भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो अगर उन्होंने बिहार में जाके, हाँ, समाजवादी पार्टी ने वहाँ उम्मीदवार नहीं उतारा, ये सवाल कोई नहीं कर रहा है कि समाजवादी पार्टी ने आखिर अपना उम्मीदवार बिहार में क्यों नहीं उतारा। तो इस सवाल, ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इसलिए नहीं उठाया कि वहाँ समाजवादी पार्टी चाहती थी कि वहाँ वोट, जो नॉन कम्युनल वोट्स हैं, वो बटे ना। फिरका परस्ती के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं वो एक जगह रहें, इसलिए हमने कोई उम्मीदवार नहीं उठाया। आज जहाँ भी बीजेपी के खिलाफ जो उम्मीदवार जीत रहा था, उसकी समाजवादी पार्टी ने मदद की, और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यूपी के लिए क्या योजना रहेगी? ऐसे ही कुछ रहेगा या? देखिए, आपका सवाल जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए था, वो यूपी में भी आगे। देखिए, कोई कहीं भी जाके लड़े, उस पर रुकावट नहीं डालनी चाहिए। वो उनके अपनी पार्टी की पहचान बनाना है, वो बनाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब एक काबिल सीनियर लीडर हैं और वो बेहतर समझते हैं, और उनका जो निर्णय होगा। समाजवादी के लिए हमारा सवाल है ये कि जैसा फैसला समाजवादी के लिए बिहार में समाजवादी ने लिया था, यूपी के लिए भी ऐसी ही कुछ स्कीम रहेगी या? नहीं, यूपी की तो हम ही मेन पार्टी हैं, हम तो सत्ता में रहे हैं, तो यहाँ तो कुछ चुनाव न लड़ने का क्या सवाल है। हम तो बहुमत की सरकार बना चुके हैं, 4 बार समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री रह चुका है। यहाँ तो हम लड़ेंगे। अब ये कि जिन पार्टियों को हमने वहाँ समर्थन किया, उन पार्टियों का फर्ज बनता है कि वो समाजवादी पार्टी ने जो उनके साथ काम किया, वो भी इस पर विचार करें। हम उसकी शर्त थोड़ी रख रही है, तो पार्टी तय करेगी कौन समर्थन करेगा, कौन नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा आपने देखा कि हमारे बीच में अभी पूर्व चेयरमैन अर्शद जमाल साहब मौजूद थे। बड़े बेबाक अंदाज से बुरी बातों को भी खूबसूरती से घुमा करके ये बताते हैं, बुरी बात भी अच्छी लगने लगती है। अब ख़ास बात देखिए, जाते जाते एक बात, हिंदुस्तान तो हम घूम चुके हैं, अब थोड़ा चलते हैं अमेरिका, जहां हमारे मोदी जी होके आए हैं। मतलब अपना मकामी भी हो गया, प्रदेश का भी हो गया, और अब अमेरिका भी चला जाए थोड़ा। अमेरिका में जाना ज़रूरी इसलिए है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब जब तक कार्यकाल में थे, बड़ा चर्चा का विषय रहते थे। कभी मुस्लिमों को प्रतिबंधित कर देते थे, तो कभी गलत बयानी से, और ख़ुद कुछ गलत बयानी कर रहे थे तो कार्यकाल के दौरान उनका वीडियो ब्रॉडकास्टिंग रोक दी गई थी। सारी प्रकरण से आप भली भांति अवगत हैं, और चुनाव हार गए हैं। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या लगा आपको इनका हारने की वजह? देखिए, जो बिहार का चुनाव जो है, वहाँ भी कम्युनलिज्म मार खाया, फिरका परस्ती मार खाई, और जो अमेरिका का चुनाव हुआ है, वो भी फिरका परस्ती, वहाँ भी मार खाई। डोनाल्ड ट्रंप, नस्लवाद, उनके ज़माने में देखिए कितना कालों के साथ कितना भेदभाव किया गया। उनके ज़माने में मुस्लिमों की कई मस्जिदों पे नमाज पे पाबंदी लगाई गई।
बहुत सारे देश के लोगों को अपने देश में प्रवेश पर रोक लगाई गई तरह तरह के। तो उन्होंने भी जो उनके अंदर जो फ़िरका परस्ती का जो उनका मिजाज था उसी ने नुकसान पहुंचाया। अमेरिका में देखिए ओरिजिनल लोकतंत्र अगर कहीं है तो वो अमेरिका में है, आप समझ लीजिए। हमारे देश में भी लोकतंत्र बहुत, पाकिस्तान अफला ढका देशों से तो 100 गुना अच्छा हमारे देश में लोकतंत्र है, लाख बुराई के बाद भी। लेकिन अमेरिका में और भी ज़्यादा आज़ादी है पत्रकारों को या तमाम लोगों को। तो वहाँ के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई कि जो नस्ल भेद है या जो फ़िरका परस्ती आप फैलाते हैं धर्म के नाम पर, उस पर लोगों में जो नाराज़गी थी, उसका जो रिएक्शन था, आप आंकड़ा देखेंगे तो 25% लोग नस्ल भेद के विरोध में वोट दिया है वहाँ लोगों ने। 20% लोगों ने वहाँ हेल्थ के ऊपर वोट दिया है। वहाँ हेल्थ का बड़ा महत्व है। वहाँ इलाज बहुत महंगा है। अमेरिका में इलाज बहुत महंगा, आम आदमी के बस का नहीं है। वहाँ इलाज का सब इंश्योरेंस होता है, तो इंश्योरेंस कंपनियों का बहुत घोटाला होता है। यहाँ कहाँ इलाज, यहाँ तो अस्पताल में कुछ है ही नहीं है जी। तो 20% उस पर लोगों ने दिया है। इसके अलावा 20% और भी जो मुद्दे उनके स्वास्थ्य के मुतालिक हैं, शिक्षा के मुतालिक, उस पर दिया है। तो वहाँ मुद्दे यही सब हैं। तो जो कुछ वहाँ चुनाव हुआ है तो उसका रिजल्ट यही है। अब ये जो बाइडन आए हुए हैं तो बाइडन ने बहुत साफ बात कह दी कि हमें न सरहदों से मतलब है, न हमें ज़ुबान से मतलब है, न हमें रंग और भेद से मतलब है। जो भी अमेरिका में रह रहा है, चाहे किसी भी कौम का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी धर्म का हो, जो अमेरिका में रह रहा है वो सब हमारे लिए अमेरिकन है और उसका हम सम्मान करते हैं। जो मस्जिदें बंद हैं, जो धार्मिक स्थल बंद हैं, तो उन्हें खोला जाएगा। जिन लोगों पर रोक लगाई गई है उनको आने की इजाज़त दी जाएगी। तो मुझे भी लगता है कि एक बेहतर शुरुआत हो रही है अमेरिका में। तो यहाँ भी फ़िरका परस्त हुकूमत है। ये हुकूमत अपनी गद्दी बचाने के लिए धर्म के नाम पे नफ़रत फैलाती है। तो ऐसी हुकूमत का भी मुझे लगता है कि अंत आने वाला है। बंगाल का चुनाव होगा, वहाँ भी आप देख लीजिएगा। फिर यूपी का चुनाव होगा, वहाँ भी देख लीजिएगा। उसके बाद होगा दिल्ली का चुनाव, उसका भी अंतिम है। क्योंकि लड़ा भिड़ाकर आप कुछ दिनों तक लोगों का वोट ले सकते हैं, नफ़रत फैलाकर। दिल तो जीतेंगे आप मोहब्बत से ही। तो मोदी जी तो इतने बुद्धिमान आदमी है, नफ़रत का खेल तो बहुत खेल लिया। मैं कहता हूँ मोहब्बत का खेल भी थोड़ा खेलिए ना। मोहब्बत बांटिए, मोहब्बत लीजिए, मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत दीजिए। तो एक बार गले लगा के तो देखिए जिनको आप नफ़रत की निगाह से देखते हैं। मोहब्बत का खेल होना चाहिए। अच्छा, अब अमेरिका से फिर एक बार अब आपके वार्ड में वापस आते हैं। आपके वार्ड में आपकी पत्नी सभासद हैं। आपके वार्ड की क्या स्थिति है? वार्ड ठीक है, वार्ड में क्या रहेगा। वार्ड में सफाई सुथराई होती है, पानी की सप्लाई है ही है। कुछ सड़कें वड़कें ख़राब हैं तो अपना वो अब चेयरमैन साहब जब मुनासिब समझेंगे तब बनेगी। प्रस्ताव वगैरह तो दिया, कई बार दिया हुआ है। मैदान का दिया हुआ है कि इसमें इंटरलॉकिंग हो जाए। बहुत डस्ट होती है, बच्चे गर्द लेके घर जाते हैं, बीमारी की जड़ है वो। इसमें कुछ पेड़ पौधे लग जाएँ, इसको सुंदर बना दिया जाए बढ़िया से पार्क। हमने प्रस्ताव सबका दिया हुआ है, देखें जब कृपा हो जाए। नहीं होगी तो वक्त सबका बदल रहा है, हो सकता है हमारा ही बदल जाए। हमारा वनवास भी 2 साल का मेहमान है, हो सकता है हमारा वनवास भी ख़त्म हो जाए तो हम आएंगे, तू नहीं बनेगा तो हम बना देंगे। आपने देखा किस तरीके से पूर्व चेयरमैन अर्शद जमाल साहब बड़ी बेबाक अंदाज से अपने दिल की बात को जनता तक पहुंचाते हैं, मन की बात कहते हैं और दूसरों की मन की बात सुनने की अपेक्षा भी रखते हैं। ये इनकी खास बात है। आपके मन में भी कोई सवाल होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर आप पूछिएगा। जब अगली मुलाकात होगी, अगली मुलाकात में आपके सवालों के साथ फिर अर्शद जमाल साहब के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लैब को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।